Hello guys, welcome to your channel. So guys, GMAT Foundation batch, free revolution for covering the entire foundation of GMAT. लेक्चर नंबर 25 पे हम लोग पहुंच चुके हैं और आज बात होगी स्टैटिस्टिक्स की, राइट? तो लास्ट मॉड्यूल चल रहा है। आई होप आपने पीछे के सारे 24 लेक्चर्स आराम से तसल्ली से देखे होंगे क्वांट में और एंजॉय किया होगा। तो गाइस एक्चुअली में अब 4 या 5 क्लासेस बची हैं एंड देन दिस फाउंडेशन विल फिनिश अप। I hope we could help you and if you really enjoyed these sessions, आप आएँ कमेंट्स में बताएं और भी बता सकते हैं कि और कौन से वीडियोस आपको चाहिए फाउंडेशन के बाद। क्या आपको डेटा सफिशिएंसी के और क्वेश्चंस चाहिए, क्या आपको डीआई सेक्शन के और क्वेश्चंस चाहिए, हम सब उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए गाइज आगे बढ़ते हैं और आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं मीन एंड मीडियन, मॉड एंड रेंज, फिर हम लोग कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे जिसमें मीन मीडियन मॉड सब इकट्ठे एक साथ पूछ लिया जाएगा, उसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा सफिशिएंसी सेशंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइस। तो अगर आपको एकदम बेसिक मीन मीडियन मॉड आता है तो आप लेक्चर स्किप मत करो, आप यहाँ पे आके क्वेश्चंस लगा लो सीधा, ठीक है? नीचे आपको टाइम स्टैम्प दे रखे हैं, डायरेक्ट जाके क्वेश्चंस ट्राई कर लो। यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक होगा, यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशंस भी बताऊंगा, थोड़ा सा रिकैप दे दूंगा, है ना? हो सकता है कि बेसिक हम लोग बिल्कुल भूल चुके हो कि मीडियन कैसे निकालते हैं, मॉड मीडियन मीन में फर्क क्या होता है, वो जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर आपको कुछ बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस मिलेंगे। स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, यहाँ से आपको अराउंड 2 क्वेश्चंस तो मिल ही जाते हैं और इसके जो प्रॉब्लम सॉल्विंग और डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस जो आते हैं वो बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से बना के आते हैं। तो गाइस वैसे तो इजी है पर चैलेंजिंग हो जाता है डेटा सफिशिएंसी में, और चैलेंजिंग हो जाता है अगर आपको बेसिक टर्मिनोलॉजीज की मीनिंग ना पता हो। तो चलिए गाइस विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गो अहेड एंड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स, ठीक है? तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम मीन एंड मीडियन की, ठीक? चलो फोकस, लेट्स बिगिन द गेम। गाइस स्टैटिस्टिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं 4 चीज, मीन मीडियन, स्टार्ट करेंगे इससे, फिर हल्के हल्के बढ़ेंगे मॉड और रेंज पे। चैलेंजिंग सिर्फ इसलिए अगर आपको इनकी डेफिनेशंस ना पता हो, मीनिंग ना पता हो, आपको मीन और मीडियन निकालने में डिफरेंस ना आता हो तब, ठीक है? पर अभी हम इस फाउंडेशन में सब सीख लेंगे। जैसा कि मैंने बोला अगर आपको आता है तो फटाफट आगे जाके क्वेश्चंस ट्राई करो। सबसे पहले बात करते हैं इस मीन की। ये आप लोगों के लिए डेफिनेशन है, मैं आपको एक बेसिक नॉर्मल आसान सी भाषा में समझाता हूं कि मीन क्या होता है। मीन इज बेसिकली सम ऑफ द एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं हमने कहा कि ए है, इसका 83 स्कोर आया है एक एग्जाम में, 97 आया है दूसरे एग्जाम में और 50 आया है तीसरे एग्जाम में। तो इसने 3 एग्जाम दिए, पहले में 83 लाया, दूसरे में 97 लाया, तीसरे में 50 लाया। और क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज मार्क्स, तो एवरेज मीन ये दोनों एक ही चीज है। तो गाइस क्या हो जाएगा, मीन या फिर एवरेज? बड़ा ही सिंपल, या तो मीन बोल लो या एवरेज बोल लो। सम ऑफ ऑल द नंबर्स या ऑल द मार्क्स ये स्कोर, तो 83 प्लस 97 प्लस 50, ठीक? अपॉन कितने एग्जाम से, 1 2 3, तो डिवाइड बाय नंबर ऑफ एग्जाम्स। तो सम ऑफ द एलिमेंट्स 83 97 50 अपॉन नंबर ऑफ द एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, ये होता है मीन। तो आप किसी भी सेट का मीन आसानी से निकाल सकते हो, सारे एलिमेंट्स को सम करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ एलिमेंट से, तो कितना होगा बेटा, 90 80 170 180 180 और 50 230 अपॉन 3। तो ये आपका मीन आ गया। अब आप चाहो तो डेसिमल में छोड़ सकते हो, चाहो तो यहीं छोड़ सकते हो, कभी कभी डिवाइड होकर इंटीजर में आ जाता है। सिंपल, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही इजी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है? अभी क्वेश्चन में देखें कैसे पूछेगा। ऑफ कोर्स क्वेश्चन सीधा तो नहीं आने वाला है कि भाई मीन निकाल दो, है ना? आगे बढ़ते हैं, मीडियन की बात करते हैं, पर उससे पहले कुछ मीन के क्वेश्चन लगा लेते हैं। लुक हाउ अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन मीन और एवरेज। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, आप एक बार तसल्ली से खुद से ट्राई कर लो, ठीक है? फिर मैं करूंगा। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है? आराम से टैबुलर फॉर्म में करो, राइट? सिस्टमैटिक फॉर्म में करो, बढ़िया से आसानी से आंसर आता है। लाइन बाय लाइन पढ़ो। ड्यूरिंग 2005 में एक कंपनी ने 2000 प्रोडक्ट्स पर मंथ बनाए, एवरेज, ठीक? एवरेज ऑफ 2000 प्रोडक्ट्स पर मंथ, ठीक? तो यहां पे लिख देते हैं हम एवरेज कितनी थी भाई, एवरेज थी 2000 प्रोडक्ट्स, राइट? एंड दिस वाज पर मंथ। तो टोटल प्रोडक्ट कितने बनाए होंगे भाई? 2000 पर मंथ का मतलब है कि वो 2000 प्रोडक्ट बना रहा है एक महीने में। 2000 पर मंथ, 2000 एक महीने में, तो 12 महीने में कितने बनाएगा?
बड़ी सिंपल सी बात है सर, 2000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये एवरेज चल रही है, मतलब हर महीने 2-2 हज़ार बनाते रहते हो, तो 12 महीने में 2000 इंटू 12 यानी कि 24,000 प्रोडक्ट जो है वो बना चुका है ऑलरेडी, करेक्ट। तो देखो सिस्टमैटिक वे में हम लिखते चले जा रहे हैं। हाउ मेनी प्रोडक्ट्स विल द कंपनी नीड टू प्रोड्यूस फ्रॉम 2006 टू 2008, ठीक है। अब ये 2005 की बात तो हो गई, इसके आगे की बात हो रही है कौन सी ईयर की, 2006 टू 2008, कितने ईयर हो गए, देखो 2005 था पहला ईयर, 2006 दूसरा, 2007 दूसरा और 2008 चौथा, राइट। तो अगर हम देखें 2006, 2007, 2008, टोटल 3 ईयर्स। अब इन 3 साल में, राइट, तो कितना टाइम है, 3 ईयर्स। और मंथ्स की बात करें, क्योंकि यहां भी पर मंथ और 12 महीने के हिसाब से बात चलिए, तो 36 मंथ्स, करेक्ट बात है कि नहीं। इसको कितने प्रोडक्ट बनाने हैं, सच दैट जो आपकी एवरेज है, देखो सच दैट द मंथली एवरेज फ्रॉम 2005 टू 2008, राइट, यानी कि 2005 और 2006 से 8 सारे मिला दें अगर हम पूरे, यानी 2005 से 2008 की बात करें, तो क्या चाहता है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन चाहता है कि 2005 से 2008 में आपकी जो एवरेज है, 2005 की जो एवरेज थी उससे 200% ऊपर चले जाओ, यानी कि 2005 की जो एवरेज थी कितनी थी, 2000, इस 2000 से ऊपर जाना है, कितना ऊपर जाना है, 200%, ध्यान रखना है 200% ऑफ 2005 नहीं बोला, 200% ऑफ 2009 नहीं बोला, 200% मोर बोला, तो इसका 200% कितना होगा, बड़ी सिंपल सी बात है, परसेंटेज का लेक्चर याद करो, इसका 100% 2000 ही हो गया, इसका 200% कितना हो गया, 2000 का डबल यानी कि 4000, 200% का मतलब याद करो, भूल गए तो 200% मतलब 200 अपॉन 100 मतलब 2, यानी कि 2 टाइम्स, इसका कितना हो गया 2 टाइम्स 4000, और इससे आपने 200% ऑफ नहीं मोर, तो 2000 तो है ही, इससे और 200% ऊपर चाहिए, यानी 6000 पर मंथ की आपको एवरेज चाहिए, कितने साल के लिए, 4 साल की मिला के लिए, 2005, 6, 7, 8, यानी टोटल प्रोडक्ट्स कितने होने चाहिए, 6000 एक महीने में बना रहे हो तो इंटू 12 करो, इतने एक साल में बनाओगे, एक महीने कितने, 12 महीने कितने, और 4 साल में कितने, इंटू 4, तो 4 साल में आप इतने प्रोडक्ट बनवाना चाहते हो मेरे से, क्योंकि 4 साल की एवरेज क्या चाहिए आपको कंबाइंड, 200% ओवर 2005, तो 2005 में 200% ओवर 6000 पर महीने की एवरेज चाहिए आपको 4 साल की, तो 4 साल में कितने प्रोडक्ट बनाने, 6000 की एवरेज के हिसाब से, तो 6000 इंटू 12 इंटू 4, समझ में आई बात, इतने टोटल बनाने हैं, इतने ही बनाए अभी 2005 में, तो कितने बनाने पड़ेंगे, दिस माइनस दिस, सिंपल, टोटल इतने बनाने, इतने बना चुके, माइनस करो आंसर आ जाएगा, तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया 12 इंटू 4 48, 48 इंटू 6000, ठीक है, अपने आप आ जाएगा, कॉमन वॉमन लेके माइनस ही तो करना है ना, तो वहां पे मल्टीप्लाई मत करो, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे बनाने 48 इंटू 6000, ये टोटल चाहिए, माइनस 24,000 बना चुके हो, अब आसानी से बेटा 24 कॉमन आ जाएगा, इससे 24 गया 2 बचा, ये ऐसा का ऐसा रह गया, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना, इस पार्ट में से 24 निकाला तो इससे ले गए 2 बच गया, माइनस इसका 24 ले गए, क्या बचा 1000, तो कितना हो गया बेटा 12000 माइनस 1000 11000, और ये आराम से कैलकुलेट करना 262,000 आपके पास आ गया, यानी कि आपका सॉरी 264, ठीक है, तो आपका जो आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से सिस्टमैटिक फॉर्म में करोगे तो हो जाएगा, मैं आपको समझा रहा था तो मैंने आसान आसान से टाइम ले लेके किया है, बट आप समझ सकते हो कि लिखा कितना है, 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर 3 लाइन इधर, खत्म, रादर 3 नंबर नॉट इवन द लाइंस। तो उसने बोला 2005 में 2000 पर मंथ की एवरेज बना रहे हो, तो कितने बना चुके हो, 2000 इंटू 12, क्योंकि एक महीने बना रहे थे, 24,000 बना चुके हो, बनाने कितने 2000 से 200% ज्यादा की एवरेज से, यानी कि 6000 पर मंथ, कितने टाइम के लिए 6000 पर मंथ की एवरेज चाहिए, 4 साल के लिए, तो 6000 इंटू 4 इंटू 12 इतने बनाने हैं, तो यहाँ पे कितने बनाने होंगे, दिस माइनस दिस, दैट्स इट, खत्म। तो ये हो गया आपका ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन, थोड़ा टफ था फर्स्ट क्वेश्चन के लिए, बट स्टिल इट्स ओके, है ना, मीन है, क्वेश्चन डिफिकल्ट होगा क्योंकि कॉन्सेप्ट आसान है, तो इस तरीके के देख सकते हो। एक और ट्राई करते हैं, आ जाओ आप बनाओ। कह रहा है, इफ जॉन मेक्स अ कंट्रीब्यूशन टू अ चैरिटी फंडेड स्कूल, the average contribution size will increase by 50%, reaching $75 per person। ट्राई करो आराम से पॉज करके। तो मैं मान रहा हूँ गैस आपने कर लिया, अब मेरी बारी, करें, चलो। कह रहा है कि अगर जॉन भी कंट्रीब्यूशन कर दे, ठीक है, पहले कितने लोग थे, पहले थे इफ देयर वर 5 अदर कंट्रीब्यूटर्स, तो अगर जॉन और 5 लोग अदर जो और 5 लोग थे, ये लोग मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एक एवरेज होती है,
ठीक। और 5 लोग कंट्रीब्यूशन करते हैं तो एक एवरेज होती है। तो मान लेते हैं कि पहले 5 लोग थे और अब 5 लोग के साथ एक जॉन भी आ गया, यानी टोटल जो हो गए हैं, कितने लोग हो गए हैं? अब टोटल 6 लोग हो गए हैं, पहले 5 ही लोग थे। सही है। और जब जॉन ने कंट्रीब्यूट कर दिया है तो आपकी जो कंट्रीब्यूशन है वो 50% से बढ़ गई है, पहले के 50% से बढ़ गई है। और बढ़ के हो कितनी गई है? इंक्रीज बाय 50% एंड रीचिंग 75, मतलब अब $75 हो गई है। तो पहले कितनी रही होगी, सोच के बताओ। पहले 5 लोग थे, फिर जॉन ने भी चिप इन कर दिया, और जॉन के चिप इन करने के बाद जो भी आपकी कंट्रीब्यूशन थी 50% बढ़ के $75 हो गई। तो पहले कितनी रहेगी? बड़ी सिंपल सी बात है। पहले अगर मैं x मान लूं तो 50% बढ़ना, परसेंटेज याद करो, 50% बढ़ना यानी 1.5 टाइम्स हो जाना, यानी 50% मतलब 0.5 बढ़ना, 0.5 बढ़ गया तो 1.5 हो गया, तो 1.5x इक्वल टू कितना आ गया? 75। x को 50% से बढ़ाओगे 1.5x हो जाएगा। अगर ये करने में दिक्कत आ रही है, फटाफट परसेंटेज के लेक्चर जाके देखो फाउंडेशन के। तो 1.5x 75 हो गया, यहां से x आ गया $50। यानी कि बात पता चल गई, पहले $50 था एवरेज, जॉन ने डालने का $75 हो गया। तो जॉन ने कितनी कंट्रीब्यूशन करी होगी? बड़ा सिंपल है। पहले का टोटल कितना रहा होगा बेटा? देखो, हमने सीखा है एवरेज क्या होता है? सम ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि टोटल ऑफ एलिमेंट्स अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बेटा अगर आपको सम निकालना हो या टोटल निकालना हो तो क्या हो गया? n इंटू एवरेज। और लॉजिकल भी है, अगर एवरेज 50 थी 5 लोगों की तो टोटल कितना रहा होगा? 5 इंटू 50। $50 की एवरेज का मतलब क्या है? मीनिंग से समझो, $50 एवरेज का मतलब है हर एक बंदा 50 50 50 50 दे रहा है। अगर हम दोनों का मिला के एवरेज 50 है तो माना जा सकता है मैं भी 50 आप भी 50। तो ऐसे ही अगर 5 लोगों का एवरेज 50 है तो सब लोग 50 50 50 50 50 लेके आए, तो टोटल कितना हो गया? 5 इंटू 50, दैट इज $250। और फॉर्म से जाओगे तो ये रहा, नंबर ऑफ पीपल इंटू एवरेज कर दो, सम आ जाता है। जॉन के देने के बाद कितना हो गया? जॉन ने जब दे दिया तो 6 लोग हो गए थे और सबकी एवरेज 75, यानी अब 6 लोग हैं 75 वाले, तो अब टोटल कितना हो गया? 6 इंटू 75। और ये कितना हो गया बेटा? ये 75 टू जा 150 और उसका 3 जा 450, तो 450 हो गया। अब पहले 250 था, अब 450 हो चुका है। यहां से यहां जाने में पैसा बढ़ा कैसे है, सोच के बताओ। जॉन के कंट्रीब्यूशन से तो बढ़ा है, यहाँ 5 लोगों ने मिला के इतना दिया था, जॉन ने जब दे दिया तो इतना हो गया। तो यानी कि ये जो अमाउंट इंक्रीज हुआ है, ये किसकी वजह से अमाउंट इंक्रीज हुआ है? जो आपका अमाउंट बढ़ा है ये किसकी वजह से बढ़ा? बिकॉज ऑफ जॉन्स कंट्रीब्यूशन। तो कितनी हो गई बेटा जॉन की कंट्रीब्यूशन? 450 माइनस 250 यानी कि $200। एक लगाओ, आगे बढ़ो, डन। बस इतना सा करना है, दो दो लाइनों में खत्म हो जाएंगे सवाल। ठीक है, चलें आगे बढ़े। ऑल राइट, मीडियन की बात करते हैं। मीडियन क्या होता है गाइस? मीडियन होता है मिडिल नंबर एक सेट का। पर याद रखना, ऐसे ही नहीं कि आपने सेट का मिडिल नंबर दे दिया, आपको मिडिल नंबर निकालना पड़ेगा जब आप एक सेट को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दोगे। समझ नहीं आई सर बात? फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने बोला कि एक सेट है 2 4 3 7 1 और पूछा मीडियन क्या है, तो आप ऐसे मत बोल देना कि मीडियन 3 है सेंटर नंबर ना। पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर में। मैं असेंडिंग में लगाता हूँ, तो हमने कहा इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया 1 2 3 4 7। अब इसमें सेंट्रल नंबर कौन है? 1 सबसे पहला, 7 लास्ट, सेकंड 4, बचा कौन सा सेंटर में? 3। यानी मीडियन क्या हो गया? सेंट्रल नंबर यानी कि 3। तो ये आपका हो गया मीडियन। कि जब आपका सेट लगा होता है असेंडिंग ऑर्डर में तो जो सेंट्रल वाला नंबर होता है उसी को बोलते हैं मीडियन। अब सर क्या मैं ऐसे नापता रहूंगा? नहीं बेटा, देखो आपको क्या करना है, आप टोटल एलिमेंट्स गिनो, 1 2 3 4 5। टोटल एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं n से, तो n हो गया 5 टोटल एलिमेंट्स। अगर आपके टोटल एलिमेंट्स ऑड हो जाएं तो n+1 अपॉन 2th टर्म आपकी सेंट्रल टर्म हो जाती है। देखें, n मतलब 5 डाल दो, 5 + 1 अपॉन 2 कितना हो गया? 6/2 यानी कि 3। अब ये मत बोल देना मीडियन 3 है, थर्ड टर्म मीडियन होगी। अब थर्ड टर्म क्या बनी? 1 2 3। अब ये तो लकीली थर्ड टर्म 3 बन गई आपकी, पर ये मत सोचना कि यही वैल्यू जो फॉर्मूला है ये मीडियन देता है ना। ये तो टर्म बताता है कि थर्ड टर्म 3 नहीं था मीडियन, थर्ड टर्म मीडियन थी। किस्मत की बात है कि थर्ड टर्म 3 हो गई इस एग्जाम्पल में। ठीक है,
तो ऑड के केस में आपको सिंपल ये फॉर्मूला लगा देना है, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी टर्म आपका मीडियन होगी। सर ये तो ठीक है, अगर एन इवन हो जाए तो देखते हैं बेटा। मान लेते हैं ऐसा कुछ हो जाए 2 4 5 7 0 1। पहला काम तो वही करना है, क्या कि असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, तो 0 1 2 4 5 7। एन कितना हो गया बेटा, एन हो गया 6। अब अगर आप देखोगे तो आपके पास दो सेंट्रल टर्म आ जा रही है, इधर से पहली कटी, इधर से दूसरी कटी। आप देखो ये दो हो गई सेंट्रल टर्म। आप तो आपका जो मीडियन है वो हो जाता है इन दोनों सेंट्रल टर्म का एवरेज, यानी कि 2 + 4/2 कितना हो गया 6/2 यानी कि 3। और सर फॉर्मूले से कैसे जाएंगे, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बेटा। अगर आपका n 6 यानी कि E1 हो जाए तो फॉर्मूला है, एक तो n/2th टर्म देख लो, और एक इसी की अगली टर्म क्या होगी बेटा, n/2th के अगली मतलब +1 कर दो, ये वाली टर्म उठा लो /2। n कितना था 6, तो कितना हो जाएगा बेटा 6/2 + 6/2 + 1, ये टर्म है, ठीक है, इनका एवरेज। 6/2 कितना होगा बेटा थर्ड टर्म, और थर्ड से ही अगली 3 + 1 कितना होगा फोर्थ टर्म /2। कितनी है थर्ड टर्म, यहां से मत देखना, यहां से देखना, 1 2 3, तीसरी टर्म थी सर 2, चौथी टर्म कितनी थी सर 4। तो ये आपके फॉर्मूले हो गए। असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, सेंट्रल टर्म पकड़नी है। ऑड के केस में सेंट्रल टर्म 1 होगी, इवन के केस में सेंट्रल टर्म 2 होगी, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। निकालने का तरीका, इधर n+1/2, इधर n/2 + n/2 + 1th टर्म /2, ठीक। क्लियर, आराम से समझ में आया तो आगे बढ़ना, नहीं तो पीछे जाओ, वापस से कॉन्सेप्ट सीखो और आगे बढ़ो। मैं आगे जा रहा हूं और एक आध क्वेश्चन ट्राई कर रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ, ट्राई करो इसको। कह रहा है कि ये एक सेट है, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं आपने किया बेटा, पॉज करके खुद से ट्राई किया करो तभी मजा आएगा। कह रहा है ये सेट असेंडिंग सेट है, ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगे हुए, कह रहा है मीडियन क्या होगी इसकी। असेंडिंग में लगा हुआ है, कितनी टर्म है, 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म हो गई 6 टर्म। 6 टर्म का मतलब इवन, एन कितना है 6 विच इज इवन। तो मैंने तो आपको बताया था कि इसका आधा कर दो, 6 का आधा हो गया थर्ड टर्म, ये हो गई। इवन में दो सेंट्रल टर्म होता है, एक अगली यानी कि फोर्थ टर्म। तो थर्ड टर्म + 4 टर्म /2 करना है, ठीक है। पहली सेंट्रल टर्म कैसे निकालेंगे, n/2 करके इवन में, और अगली n/2 में ही एक ऐड कर देंगे, तो n/2 किया 3, फिर 4 टर्म, ठीक। तो 1 2 तीसरी टर्म हो गई y, चौथी टर्म भी क्या है y /2 2y/2, और आंसर कितना आ गया बेटा, सिंपली y टिक लगाओ, आगे बढ़ो। तो आई होप गाइस बेसिक क्लियर हो गया, राइट। ऐसे ही आसानी आसानी से बनते जाएंगे, अभी जब मैं मिक्स करूंगा तब मजा आएगा, अभी मैं इजी क्वेश्चन ही दे रहा हूँ, ठीक है। इसको ट्राई करो, थोड़ा सा लेवल बढ़ गया है, मीन और मीडियन मैंने मिला दिए इस बार, ठीक है। ट्राई करो इसको एक बार, आराम से पॉज करे करना इस वाले को ट्राई। चलो मैं मान के चल रहा हूँ आपने कर लिया। ये एक सेट है, वापस से उसने बोला कि ये सेट जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में लगा रखा है, बहुत बढ़िया, पहले से असेंडिंग में लगा, अपन ने नहीं सोचना। कह रहा है मीन 9 है और मीडियन 7 है, ठीक है। तो मीन कितना दे रखा है 9 और मीडियन कितना दे रखा है 7, तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, एक मीन से एक मीडियन से। कितनी टर्म है काउंट करें, ये हो गई आपकी 1 टर्म, ये 2 टर्म 3 टर्म 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म है, ठीक है, ये पूरी टर्म। एन कितना हो बेटा 9, यानी कि ऑड। ऑड में क्या होता है बेटा, सिंपल n+1 / 2, 9 + 1 10 / 2 5, यानी कि फिफ्थ टर्म आपकी मीडियन हो गई। फिफ्थ टर्म क्या है 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म है y, यानी y है मीडियन। मीडियन कितना था 7, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 7, खत्म। अब मीन बता रहा है 9, तो मीन क्या होता है सम ऑफ नंबर्स, इन सबका सम करेंगे क्या आएगा, देखते हैं कितने y आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6y आ गया। x कितने आ रहे हैं, माइनस का 1 और ये प्लस का, ये कट गए दोनों, -x + x, 1 2 3, 3 बच गए, तो 6y + 3x, कितनी टर्म थी बेटा 7 टर्म थी, ठीक है। 7 टर्म थी, वहाँ गिन रखी हमने, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टर्म थी सॉरी, ठीक है। मीडियन 7 टर्म, टर्म्स कितनी थी 9, तो 6y + 3x/9 = मीन कितना है 9। y की वैल्यू कितनी है 7, डाल दो, तो 6 × 7 + 3x = ये 9 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 81, 3x = 81, ये क्या बना 42, उधर जाके
कितना हो गया बेटा, ये हो गया 39 और x कितना आ गया 13। हमसे क्या पूछा, व्हाट इज x, x इज 13, सी इज द आंसर। अगर आपका आ गया तो आप समझ गए, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी नाइस, डन। आगे बढ़े फिर, मान के चल रहा हूँ गाइस ये सब बना लिया आपने, बेसिक टर्मिनोलॉजी सेट हो गई। हाँ चलो भाई, फिर मॉड और रेंज की बात भी करते हैं और फिर मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस करते हैं, उसमें मजा आएगा, बेसिक सेट हो जाएगा। मॉड क्या होता है गाइस, मॉड होता है, मैंने डेफिनेशन सबकी दी, आप आराम से पॉज करके पढ़ लेना। मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकर्ड वैल्यू इन द सेट। एक सेट में एक मॉड हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है कोई मॉड ही ना हो। ठीक है, देखते हैं। 1 2 3 3 4, कौन सा नंबर है जो सबसे ज्यादा बार दिख रहा है आपको, सर 3। तो बस इतनी सी बात है, यही आपका हो गया मॉड, मॉड इज 3। इसमें एक ही मॉड है क्योंकि एक ही नंबर ऐसा है जो बाकी सब अपने दोस्तों से ज्यादा आकर करता है। ठीक है सर, अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया 1 2 2 1 4, मॉड क्या है। अब आप ये मत कहना कि सर मॉड होगा इसमें 1 और 2, तो 1 + 2/2 ना, 1 + 2/2 मत करना, एवरेज नहीं लेना इसमें। मॉड है 1 एंड 2, दो मॉड है इसमें, इसको हम बोलेंगे बाई मॉडल सेट। क्या बोलेंगे हम, बाई मॉडल सेट। तो मॉड मल्टीपल भी हो सकता है। अगर ये बात समझ में आई तो बताओ इसमें क्या मॉड होगा, 1 1 2 2 3 3। सर इसमें मॉड है 1 2 एंड 3, नहीं बेटा, ऐसी फालतू की बातें नहीं करनी हमने, इसमें कोई मॉड ही नहीं है। क्यों, मॉड अकर करने के लिए आपको अपने फेलो मेट से ज्यादा होना पड़ता है। यहाँ सब दो दो आ गए, कोई किसी से ज्यादा ही नहीं है, क्या करूं फिर मैं। भाई आप कहोगे 1 सबसे ज्यादा बार अगर कर रहा है, कहाँ, 2 भी तो उतनी बार अगर कर रहा है, तो किसी ना किसी से ज्यादा अगर करो। यहाँ पर 1 और 2 दोनों 4 से तो ज्यादा अगर कर रहे थे। अगर आप इसी में ऐसा दे दोगे ना मेरे को 1 1 2 2 3 3 और 4, अब ठीक है, अब मैं बोल दूंगा ट्राई मॉडल सेट कि भाई 1 भी मॉड है, 2 भी मॉड है और 3 भी मॉड है, क्योंकि ये 4 से तो ज्यादा है, इसमें तो किसी से ज्यादा ही नहीं है, तो नो मॉड। यानी कि अगर मैं आपको 1 2 3 दे दूं, इसमें भी आप बोलोगे नो मॉड, क्योंकि मॉड होने के लिए एटलीस्ट किसी ना किसी से ज्यादा होना पड़ेगा। ठीक, क्लियर, आई होप बात बन गई होगी गाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आप अगला खुद से ट्राई करोगे। चलो इसको देखो, set A, B and C consist of the following elements if Z is defined as sum of the mods of the above set। इन सबके मॉड निकालने और सम करना है। ठीक है, जहां जहां भी पॉसिबल है, जहां पे पॉसिबल नहीं है उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ट्राई करो, देखो आंसर आएगा, इजी है, ये तो बनना चाहिए। इसमें देखते हैं भाई क्या मॉड आ रहा है, कौन सबसे ज्यादा बार अगर कर रहा है, 4 लग रहा है। 4 एक बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है, 4 से ज्यादा तो कोई नहीं आ रहा, 0 2 बार है, 4 है जो 3 बार आया, तो कितना मॉड हो गया, इसका मॉड हो गया 4। इसमें देखो भाई -7 -7 2 बार आ रहा है, -5 भी 2 बार आ रहा है, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आ रहा, तो इसका मॉड कितना हो गया भाई, इसमें दो मॉड आ रहे हैं, कौन कौन सा, एक -7 और एक -5। ठीक है, इसमें सब एक एक बार आए, कोई किसी से ज्यादा नहीं है, तो इसमें नो मॉड हो गया। तो बेटा सम ऑफ मॉड्स कितना हो गया, 4 4 और ये हो गया -12, तो 4 + -12 यानी कि -8। तो ठीक है, z इज द सम ऑफ द मॉड्स ऑफ द ऑफसेट वेयर इज पॉसिबल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z। ठीक है बेटा, तो इसमें करेक्शन करना पड़ेगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन मिस हो गया। द आंसर विड बी -8। ठीक है, इधर -7 2 बार आया, -5 2 बार आया, करेक्ट, तो -12, इधर आपका 4 3 बार आया। ठीक है, तो बेटा ये आंसर, इसके ऑप्शन सही कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का सम करोगे मॉड आएगा -8, इसको कर देते हैं -8, तो आंसर हो जाएगा -8 सम ऑफ ऑल द मॉड्स। ठीक है, ऑल राइट, डोंट वरी, ऑप्शंस में थोड़ा सा गड़बड़ था, बट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। मॉड जो है दैट इज द वन विच इज अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, क्लियर। चलो रेंज की बात करते हैं। रेंज इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो सबसे बड़ी वैल्यू निकालनी है, सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है और उसके बीच में डिफरेंस लेना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि भाई 1 2 7 9 8, सबसे बड़ा कौन है 9, सबसे छोटा कौन है 1, सब्ट्रैक्ट कर दो, दिस इज द रेंज। अगर हमने आपको ऐसे बोला 0 -2 -7 6, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है सर 6, सबसे छोटा कौन है -7, तो सबसे बड़े में से सबसे छोटा माइनस कर दो, 6 + 7 रेंज हो गई 30। आई होप कहानी क्लियर हो गई होगी। तो रेंज इज वेरी सिंपल, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, चार चीजें सीख ली, मीन दैट इज
एवरेज सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दूसरा मीडियन विच इज द सेंट्रल नंबर, ऑड होगा तो n प्लस वन बाई टू एट टर्म, इवन होगा तो n बाई टू प्लस वन एट टर्म, उसके बाद मॉड जो सबसे ज्यादा बार अकर करेगा, रेंज मैक्सिमम माइनस मिनिमम। अब अगर यहाँ तक मामला सेट हो गया तो नाउ इट इज द टाइम व्हेन यू अटेम्प्ट फ्यू क्वेश्चंस ऑन रेंज एंड देन मूव इनटू मिक्स बैक क्वेश्चंस। तैयार हो तो फटाफट एक आध लगा लो और फिर मिक्स क्वेश्चंस करते हैं। चलिए गाइस, तो मान के चल रहा हूँ कि आपने कर दिया। कह रहा है सेट एस और सेट पी दोनों की रेंज 10 है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। अब ये इनइक्वालिटी में सिखाया है कि अगर ए माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो ए को मैक्सिमम रखना पड़ेगा और बी को मिनिमम रखना पड़ेगा। सबसे बड़े में से सबसे छोटी वैल्यू निकालोगे तभी सबसे बड़ी क्वांटिटी मिलेगी, राइट। मेरे में से आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं अपना बेस्ट दूं और आप अपना वर्स्ट दो तभी मैक्सिमम आएगा, राइट। अब देखते हैं कि ए की बात वैल्यू हो क्या सकती है, क्या ए की मल्टीपल वैल्यूज हो भी सकती है, देखते हैं। कह रहा है कि ए है 8 है 5 है माइनस 1 है, इसकी रेंज बता रहा है 10। कितनी बता रहा है रेंज? 10। अब जरा सोचो कि रेंज 10 कैसे हो सकती है। एक तरीका तो हो सकता है कि ए जो है वो सबसे बड़ा बन गया हो, ठीक बात है, और रेंज में पार्टिसिपेट कर रहा हो। भाई रेंज में पार्टिसिपेट तो करेगा क्योंकि अभी इसकी रेंज क्या चल रही है, 8 और माइनस 1 का डिफरेंस विच इज 9, मतलब ए पार्टिसिपेट तो करता है। अब अगर ए सबसे बड़ा हो जाता तो ए मैक्सिमम हो जाता, माइनस मिनिमम क्या होता -1, मैक्सिमम माइनस मिनिमम दैट इज रेंज विच इज 10। तो ए कितना आ जाता +1 इक्वल टू 10, ए की वैल्यू आ जाती 9। तो एक तरीका है कि ए 9 बन जाए। अब एक तरीका है कि ए मिनिमम भी तो बन सकता है, हालांकि ऑब्वियसली मेरे को पहले ही पता था, ये मैं सिर्फ आपके लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैंने बता दिया आपको कि ए माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो ए को मैक्सिमम रखना है, तो ए की मैक्सिमम वैल्यू तो 9 ही थी। पर फिर भी बताता हूँ कि ए की मल्टीपल वैल्यूज हो सकती हैं, आगे डेटा सफिशिएंसी में काम आएगा, फिक्स पता नहीं चलता है। ठीक है, देख अगर ए मिनिमम बन जाए तो सबसे बड़ा कौन होगा इसमें? 8। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइड 8 हो गई और मिनिमम वैल्यू ऑफ साइड क्या हो गई? ए, क्योंकि हमने ए को मिनिमम माना है। तो 8 माइनस ए आपका कितना आ गया? रेंज विच इज 10। तो आपके पास ए आ गया 8 माइनस 10 यानी कि -2। देख लो आराम से, ए की जगह आप 9 रखोगे तो क्या हो गया सेट? 9 8 5 -1, क्या रेंज आ गई बेटा? मैक्सिमम माइनस मिनिमम 10 आ गई। और अगर ए -2 बन गया तो क्या सेट बन गया आपका? 8 5 -1 एंड -2, मैक्सिमम माइनस मिनिमम देखो अभी भी क्या आ रहा है? 10। पर ये वाला आप निकालते नहीं, क्यों? क्योंकि आपको ए को तो सबसे बड़ा रखना, तभी तो इनका डिफरेंस सबसे बड़ा आएगा। और ए की सबसे बड़ी वैल्यू ए की मैक्सिमम वैल्यू होगी, मिनिमम कैसे हो जाएगी? यानी ए तो डेफिनेटली 9 था। ये कैलकुलेट सिर्फ आपके लिए किया मैंने, ठीक है, क्योंकि डेटा सफिशिएंसी में काम आएगा। तो सेट की रेंज देने इसमें एक अननोन रखने में उसकी दो वैल्यू आ जाती है कभी कभी, क्योंकि वो मल्टीपल वैल्यूज लेके आ सकता है, वो मैक्सिमम बन सकता है, मिनिमम बन सकता है। अब ऐसी सेट बी की बात कर रहे हो आप, क्या है इसमें? इसमें है बी 6 और -2। अब आप मेरे को बताओ बी को क्या रखना पड़ेगा आपको? ए और बी में सबसे दूरी बनाना चाहते हो, सबसे मैक्सिमम, ए को मैक्सिमम करना है, बी को मिनिमम करना है। तो हम बी को मैक्सिमम बनाए यहाँ पर कि मिनिमम बनाए? ऑब्वियसली मिनिमम, तभी तो डिफरेंस ज्यादा आएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई बी को सबसे छोटा मान लेते हैं, रेंज कितनी है 10, तो बी अगर सबसे छोटा हो गया तो मैक्सिमम कितना हो गया? 6 इस सेट में। तो 6 माइनस जो सबसे छोटा है बी, रेंज कितनी? 10। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 6 माइनस 10 दैट इज -4। अब मैं दोनों नहीं निकाल रहा, आप बी को मैक्सिमम भी मान सकते हो, उससे आपकी जो बी की वैल्यू वो 8 आ जाएगी, पर हम 8 का करेंगे क्या? हमें तो बी की मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू तो 4 है। तो बी हो गया -4, ए हो गया 9, ए माइनस बी कितना हो गया? 9 माइनस -4, ठीक है, ए माइनस बी, और कितना हो गया अपने पास? 9 + 4 यानी कि 13। तो ए आंसर हो गया। डन। तो ये आपका एक मॉड का सवाल हो, रेंज का सवाल हो गया। अभी तक मैंने मिक्स नहीं किया, रेंज का है तो रेंज ही पूछ रहा हूँ, मीन है तो मीन ही पूछ रहा हूँ, मॉड है तो मॉड ही पूछ रहा हूँ। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा किया था जिसमें मैंने मीन और मीडियन दोनों मिला दिए थे और वो अच्छा बन गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कैसे बनेगा। अब मिक्स करते हैं, फिर मिक्स्ड बैग क्वेश्चंस आ जाओ, लेट्स बिगिन द गेम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मीडियन ऑफ द सेट 50 100 150 x। अब इसने क्या किया, भाई ने ना x बताया ही नहीं अपने को क्या है, तो अपन फंस गया। देखो इसका एक शॉर्टकट भी है, वो भी मैं आपको अभी समझा दूंगा बाद में, ठीक है। पर पहले अपन लॉजिक से करते हैं, केसेस बनाते हैं। देखो एक चीज हो सकती है, अब देखो x का पता नहीं चल रहा, मीडियन है मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, पर x का पता नहीं चल रहा। तो एक केस हो सकता है कि x सबसे छोटा हो जाए, ठीक है। एक केस हो सकता है कि x जो है वो सबसे छोटा हो जाए, करेक्ट बात है। एक केस हो सकता है कि जो x है वो सेकंड नंबर पे आ जाए,
ठीक है, एक केस क्या हो सकता है कि जो एक्स है वो सेकंड नंबर पे आ जाए। अब एक्स सेकंड नंबर पे आ गया तो कुछ ऐसा हो जाएगा सेट आपका 50x 100 और 150। एक केस है कि एक्स तीसरे नंबर पे आ जाए तो 50 फिर 100 फिर एक्स और 150, यानी 100 और 150 के बीच में। और एक केस है कि एक्स सबसे ही बड़ा हो जाए, यानी कि 50 100 150 और एक्स। सही बात है, इसके अलावा तो कोई और केस हो नहीं सकता। सही बात है कि नहीं, सोचो, इसके अलावा तो कोई और केस अपने पास हो नहीं सकता, राइट। अब आप एक काम करो, चारों केस में मीडियन निकाल लो आराम से तसल्ली से, ठीक है, और आपको अपने आप दिख जाएगी कहानी। मीडियन क्या होता है बेटा, चार टर्म्स है, n इक्वल्स टू 4, तो दो सेंट्रल टर्म होंगी। इस बार दो सेंट्रल टर्म हो गई ये 50 प्लस 100/2 यानी कि 75। तो ये सबसे छोटी पॉसिबल वैल्यू मीडियन की है, इससे छोटा मीडियन तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसी केस में सबसे छोटे वाले दो नंबर ने बनाया था मीडियन, क्योंकि इस केस में तुम x को 50 से तो बड़ा मान रहे हो। तो जब यहाँ पे तुम मीडियन निकालने जाओगे, ये क्या हो जाएगा, x प्लस 100/2, और तुम जानते हो कि x तुमने 50 से बड़ा मान रखा है। अगर x 50 से बड़ा है तो ये 150 से बड़ा है, और ये 150 से बड़ा है तो ये 75 से बड़ा। गेम खत्म हो गई बात। x 50 से बड़ा है, 50 से बड़ा तुम कुछ भी नंबर रख दो, जैसे ही यहाँ पर x की जगह तुम 50 रखते हो 75 आता है। देखो यहाँ 100 प्लस 50 था या 100 प्लस x था, x की जगह जैसे ही 50 रखोगे 75 आएगा। तो जब x की जगह 50 से बड़ा नंबर रखोगे तो ये 75 से तो बड़ा ही आएगा। सो दिस इज डेफिनेटली समथिंग ग्रेटर देन 75 से ज्यादा। ठीक, अब ऐसी इधर की बात करोगे तो ये भी क्या बन रहा है, 100 प्लस x/2, और तुम कह रहे हो x 100 से भी बड़ा है, तो 100 रख दोगे तो भी 200/2 यानी 100 बनेगा, और तुम कह रहे हो 100 से ही बड़ा, तो यानी कि 100 से भी ज्यादा है। और लास्ट में तुम यहां पहुंच पाओगे, अगर x 150 से ही बड़ा हो गया तो तुम्हारा मीडियन ये हो जाएगा, विच इज व्हाट, 100 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 यानी कि 250/2, विच इज नथिंग बट 125। इससे बड़ा मीडियन तुम कभी नहीं बना सकते, क्योंकि अगर 150 से भी बड़ा कर दिया x तो रेंज के बाहर ही निकल गया, अब तो उसका मीडियन में लेना देना ही नहीं है, अब तो मीडियन ये दोनों लोग बन के बना रहे हैं। यानी एक मैक्सिमम मीडियन और एक मिनिमम मीडियन मिल गई है, 125 और 75, इसके बीच में रहेगी आपकी मीडियन, इससे बड़ी नहीं हो सकती। बात समझ में आएगी नहीं? अब ये मैं डायरेक्ट नहीं निकाल लेता, ये मेहनत नहीं करता। इस केस में अगर आपको ऐसा कभी सवाल आ जाए तो इस सेट का मिनिमम मीडियन है जब इसके बॉटम टू लोग सेंटर में बने, 50 और 100 का एवरेज ले लो 75, और इसका मैक्सिमम मीडियन है जब ये लोग सेंटर में बने। क्योंकि एक्स को जितना ही बड़ा, आप एक्स को 1 करोड़ रख लो, वो मीडियन में रोल प्ले ही नहीं करेगा, ये दोनों लोग मिलकर मीडियन बना देंगे फिर। और एक्स को छोटे से छोटा माइनस का 1 करोड़ रख दो तो वो मीडियन में रोल प्ले ही नहीं करेगा, 50 और 100 मिलकर मीडियन बनाएंगे, आपको देखो। यानी किसी भी केस में इससे छोटा मीडियन तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक्स को कितना भी छोटा रख दो, ये दोनों सेंट्रल नंबर में 75 दे देंगे। और किसी भी केस में इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि एक्स को कितना भी बड़ा रख लो, ये दोनों लोग मीडियन देंगे, फिर एक्स का लेना देना ही नहीं रह जाएगा। यानी मीडियन की रेंज आपकी 75 से 125 के बीच में है, उसके बीच में वो सब ले सकता है। तो 75 से 125 के बीच में ये भी होता है, ये भी होता है, ये नहीं होता, ये तो 130 है। कुछ भी रख लो, एक्स को आप इन्फिनिटी रख दो, आप एक्स को, ये लोग मिलके मीडियन बनाएंगे, राइट। और ये लोग मिलके मीडियन 125 बनाएंगे, 130 हो नहीं सकता। सिमिलरली 75 से छोटा नहीं बना पाओगे, तो सिर्फ 1 और 2 आप बना पाओगे। एक अच्छा क्वेश्चन था, गुड क्वालिटी क्वेश्चन, ये आपको 655 के पार ही मिलेगा। काफी सारे सही करोगे तब ऐसे सवाल आएंगे, राइट। चलो एक और ट्राई करो, फिर आ जाओ। ये बढ़िया सवाल है, मजेदार सवाल है, टफ है। इफ द एवरेज ऑफ द सेट दिस इज इक्वल टू द रेंज ऑफ दिस सेट, ठीक है, ओके। अच्छा, इस सेट की एवरेज तो निकालना आसान है। एवरेज क्या है, सम ऑफ नंबर डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी एवरेज ऑफ एस की बात करते हैं। कितनी आ गया बेटा, इन सब का सम 6 4 10 7 3 10 20 प्लस वाई अपॉन कितने एलिमेंट, 1 2 3 4 5, कितना हो गया बेटा 4 प्लस वाई बाय 5, ये एवरेज आ गई। इज इक्वल टू द रेंज ऑफ दिस सेट। अब इसकी रेंज क्या है हमको क्या पता, अब इसकी तो 3 रेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन वाई। तो अब अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, 3 केस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 केस बनाने पड़ेंगे, बनाते। एक केस हो सकता है कि जो आपका y है वो सबसे बड़ा निकल जाए, यानी आपका सेट हो जाए 0 2 और y, मैं मान के चल रहा हूँ असेंडिंग ऑर्डर में लिखा, y सबसे बड़ा हो सकता है। एक केस ऐसा हो सकता है कि जो y है वो 0 और 2 के बीच में बैठ जाए, यानी कि y जो है कुछ 1 ऐसा टाइप का कुछ नंबर हो जाए, तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। और एक केस है कि y आपका सबसे छोटा हो जाए, तो उस केस में आपके पास y आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा।
तो तीनों सेट आपने मान के रखा है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपने लगा दी कि y के पास 3 पॉसिबिलिटी है कि 2 से ही बड़ा हो जाए, 0 2 के बीच में फंस जाए, या फिर 0 से भी छोटा निकल जाए। 3 केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर ये केस हो गया तो रेंज क्या हुई, इस केस में रेंज हो गई y माइनस 0, और रेंज इसके बराबर बता रहे हो आप एवरेज के। एवरेज कितनी है, अब ये मत कहना बेटा, ये मैंने पार्शियली डिवाइड किया 20/5 4, y/5 को ऐसा, तो एवरेज कितनी हो गई 4 प्लस y/5, ये किसके बराबर हो गई, रेंज के। तो यहाँ से कितना है अपने पास, ये उधर चला जाएगा 4 इक्वल टू 4y/5, 4 से 4 कटेगा, y की वैल्यू आ जाएगी 5। तो एक तो पॉसिबिलिटी है कि y 5 बन जाए। चेक करें, y 5 हो जाता तो यहाँ पे क्या बन जाता, 4 प्लस 5/5 1, एवरेज 5 हो जाती, एवरेज 5। रेंज देखें कितने आ गई, y 5 हो गया तो y 5 माइनस 0 5, सही बात है। तो एक केस है कि y 5 बन जाए, अगर y सबसे बड़ा है, 2 से बड़ा है, तो y को 5 बना दो, बात बनी कि आप आराम से y की जगह 5 रखो। इसकी रेंज कितनी आई 5, 5 माइनस 0 5, यहाँ 5 रखो, ये 20 25/5 5, सही बात है, सेट है। अब अगर y 0 और 2 के बीच में फंस गया तो अब रेंज क्या हो जाएगी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, यानी कि रेंज हो गई 2। अब y का लेना देना है नहीं रेंज, क्योंकि आपने बीच में माना है। एवरेज तो यही चल रही है, एवरेज को तो फर्क पड़ नहीं रहा है। तो 4 प्लस y/5 कितना होगा बेटा, ये हो गया आपका 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 5, उधर चला जाएगा, ये हो गया 10। एलसीएम लिया मैंने सब में, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 4 जा 20 हो गया, इसको 5 से मल्टीप्लाई y, ये 10। y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y की वैल्यू आ गई माइनस का 10। ठीक, अब आपको लगेगा कि ये तो आंसर मिल गया, एक और मिल गया, y इक्वल्स टू माइनस 10, पर यहीं आपसे गलती हुई, इसको करना पड़ेगा नेग्लेक्ट। क्यों, क्योंकि अगर y माइनस 10 हो जाता तो रेंज 2 नहीं होती, फिर रेंज आपकी हो जाती 2 माइनस माइनस 10 यानी 12। याद रखना, जब आपने इसको ऐसा रखा था सेट को कैलकुलेशन के लिए 2 निकाला था, आपने क्या माना था, y 0 और 2 के बीच में है। क्या माइनस 10 0 और 2 के बीच में होता है, नहीं होता, यानी 0 और 2 के बीच में तो y नहीं आ रहा है, अगर ये इसके बराबर है तो, यानी कि ये कंडीशन पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पर जब आपने माना था y को सबसे बड़ा, आपकी y की वैल्यू 5 है, वो 2 से बड़ी थी। यहाँ पे क्या y ग्रेटर देन 2 आया था जो आपने एज्यूम करके क्वेश्चन सॉल्व किया था, यस था, एक्सेप्ट कि आपका यहाँ y 0 से 2 के बीच में आया जो आपने मान के क्वेश्चन स्टार्ट किया था, नहीं, तो नेग्लेक्ट, एक्स्ट्रा सॉल्यूशन है। यही इस क्वेश्चन को 700 प्लस बनाता है। अब y को जब आपने सबसे छोटा माना तो एवरेज तो वही चल रही है बेटा, 4 प्लस y/5, और रेंज कितनी हो गई 2 माइनस वाई। अब वापस इसको सॉल्व करके y निकालेंगे, पर एक्सेप्ट तभी करेंगे अगर आपका y जो है 0 से छोटा है, क्योंकि इस बार आपने क्या माना है, y जो है वो सबसे छोटा, 0 से भी छोटा है। सॉल्व करते हैं, ये इधर आएगा बेटा, कितना हो गया, y/5 प्लस y, आराम से कैलकुलेशन करो, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, 6y/5 इक्वल टू, ये उधर गया, माइनस का 2, y की वैल्यू आ रही है माइनस का 10/6, यानी कि माइनस का 5/3। चेक करो, क्या ये 0 से छोटा आ रहा है, बिल्कुल, नेगेटिव नंबर 0 से छोटा होता है, एक्सेप्ट। यानी y की दो वैल्यू हैं, एक 5, ये तो एक्सेप्ट हुई नहीं, एक माइनस 5/3। सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज कितना हो गया बेटा, 5 प्लस माइनस का 5/3, कितना आ गया, 3 5 जा 15 माइनस 5 10/3 आंसर। एक डिफिकल्ट क्वेश्चन एंड आई गेस द बेस्ट क्वेश्चन फॉर द डे। मजा आया, तो इतना सीधा भी नहीं है, राइट। स्टैटिस्टिक्स क्या है कि थ्योरी में बड़ा सिंपल लगता है बच्चों को, पर जब इसके क्वेश्चन घुमा के आते हैं ना, मिक्स होके आते हैं, तो बड़ा मजेदार बन जाता है, बहुत सारे केसेस बनने लगते हैं। क्योंकि जैसे ही अपन एक अननोन डाल दें सेट में, अब इसकी एवरेज भी अनक्लियर, रेंज भी अनक्लियर और मॉड भी अनक्लियर। चलो आ जाओ, कुछ डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चन लगाते हैं बिफोर वी एंड टुडेस क्लास। देखते हैं डेटा सफिशिएंसी में कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। टेक योर टाइम, आराम से लगाओ, बनाओ खुद से, एक दो क्वेश्चन खुद से करके जाओगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा, टेक दैट कॉन्फिडेंस अवे। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द सेट एस, और इसने आपने देखा होगा कहीं भी नहीं बताया कि ये जो सेट है ये असेंडिंग ऑर्डर में लगा है, और इनफैक्ट लगा भी नहीं है, 7 के बाद 3 आ रहा है, तो मीडियन तो निकल नहीं सकता जब तक आप मेरे को ये नहीं बताओगे कि भाई एक्स क्या है, क्योंकि मेरे को क्या पता है एक्स कहाँ रखना है। इतनी बात की क्लियरिटी है कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगाया तो 2 लगेगा, 3 लगेगा, 7 लगेगा और 9 लगेगा, पर एक्स को कहाँ लगाऊं, मुझे क्या पता किधर, राइट। इतनी बात पता है कि भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो सेंट्रल टर्म यानी कि मीडियन कौन सी होगी, ये भी मेरे को मालूम है सर, 5 प्लस 1/2 यानी कि 6/2 विच इज 3, तो सर थर्ड टर्म होगी, पर थर्ड टर्म है ही कहाँ, हमें क्या पता, जब तक एक्स नहीं बताओगे तब तक थर्ड टर्म के बारे में कैसे बता दूं मैं, करेक्ट। अब देखो कह रहा है एक्स जो है वो 2 से बड़ा है, पहली इक्वेशन पे गए एक्स जो है 2 से बड़ा है,
2 से बड़ा है तो कहाँ है? अगर 2 से बड़ा मान लेते हैं कि यहाँ पर है x, तो थर्ड टर्म 3 बन गई, तो ये है आपका मीडियन। और अगर मान लेते हैं 7 से बड़ा है तो यहाँ पड़ा हुआ है, तो मीडियन 7 बन गई। अब मुझे क्या पता चल रहा है कि ये थर्ड टर्म है कि ये थर्ड टर्म है, क्योंकि x तो कहीं भी हो सकता है, 2 से बड़ा बोल दिया, तो ये तो हो गई इनसफिशिएंट। अब जरा स्टेटमेंट 2 पे चलते हैं, आ जाओ। स्टेटमेंट 2 के हिसाब से पहले बाकी को तो लगा लेते हैं, 2, 3, 7 और 9। ठीक है, क्या बोला स्टेटमेंट 2? स्टेटमेंट 2 कह रहा है 3 से छोटा है भाई। 3 से छोटा है तो कहाँ पे लगाऊंगा? देखो, या तो यहाँ पे लगाऊंगा कि भाई 3 से छोटा है पर 2 से बड़ा हो, या फिर 2 से भी पहले लगा दूंगा। सही बात है कि नहीं? या फिर 2 से भी पहले लगा दूंगा, भाई हो सकता है 2 से भी छोटा हो। कहीं पे भी लगा लो, फर्क क्या पड़ रहा है? अगर 3 से छोटा है तो आ तो इसके पहले ही रहा है कहीं। अगर इसके पहले कहीं आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ आ गया, तो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो 3 है, और 2 के भी पीछे आ गया तब भी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो ये, क्या फर्क पड़ रहा है कि 2 पे आए कि 2 से पहले आए? अगर 3 से छोटा है तो 1, 2, 3, तीसरी टर्म तो पक्का 3 है, कुछ कर लो तुम। यानी कि डेटा सफिशिएंट बन गया। अगर ये दे दोगे तो पक्का तुम्हारा मीडियन 3 है, क्योंकि 3 से बड़े भी 2 टर्म हो गए, 3 से बड़े भी 2 टर्म हो गए, और 3 से छोटे भी 2 टर्म हो गए, एक 2 और एक x। पर 2 से बड़े में कुछ नहीं पता चल रहा था, क्योंकि जब आपने 2 से बड़ा बोल दिया x को, तो 3 से कितने बड़े टर्म है कुछ नहीं आइडिया। फिर तो यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी 9 के बाद में भी आ सकता है, 7 बन जाएगा। बात समझ में आ गई? यानी रख के देखो तभी विजुअलाइज होगा। यानी सेकंड टर्म ने अकेले काम बना दिया, पहली नहीं बना पाई, आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। ठीक, चले आगे। जिस जिसका भी सी आया, आप लोग ट्रैप में फंस गए। एक और ट्राई करो, ऐसी मजेदार मजेदार क्वेश्चन बनेंगे। ये बहुत बड़ी एप्टीट्यूड चेक करता है स्टैटिस्टिक्स, इसलिए इस पे भर भर के सवाल आते हैं। व्हाट इज द मीडियन ऑफ द सेट एस? फिर से वही नाटक, फिर से आपने मीडियन बोल दिया, वही कहानी। मेरे को पता है कि भाई देखो 2, 3, 7, 9 की कहानी तो है, पर एक्स को कहाँ रखूँ? ये फंसा हुआ है अभी भी, और मुझे चाहिए थर्ड टर्म। वही है n = 5, सेम कहानी। देखें अब कहानी, x <3 में तो आपको समझ में आता है कि भाई देखो दो ही ऑप्शन है, ये तो आपने पीछे भी चेक किया। या तो <3 में यहाँ पे लगा दो, तो आपके पास क्या सेट हो जाएगा? 2x 3 7 9। या <3 में 2 से भी छोटा यहाँ लगा दो, तो भी आपका हो जाएगा x 2 3 7 9। इस केस में भी मीडियन 3, इस केस में भी मीडियन 3। ये तो आपको पता सफिशिएंट है। क्या ये सफिशिएंट है? देखते हैं। मीन ऑफ द सेट एस इज ग्रेटर देन 6। मीन क्या होता है? मीन होता है सबका सम। देखो डेफिनेशन फॉलो करो, अपने आप आएगा। क्या डेफिनेशन थी? सम ऑफ द नंबर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ नंबर्स, 1 2 3 4 5, ये ग्रेटर देन 6 है। अपने आप आपको एक कंडीशन मिलेगी, आप टेंशन मत लो कि इसका यूज कैसे करना है। देखते हैं अपने आप कितना आ गया। 9 2 11 और ये 21, 21 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 30। यहां से आगे x ग्रेटर देन 9। अब बाकी के एलिमेंट अलग हुए हैं, 2 3 7 9। और आप मेरे से कह रहे हो कि जो x आ रहा है भाई साहब, वो भी ग्रेटर देन 9 आ रहा है स्टेटमेंट 1 से, तो x पक्का यहाँ पे लगा होगा लास्ट में, जब 9 से ही बड़ा आ रहा है स्टेटमेंट 1 के हिसाब से। ठीक है, तो 2 3 7 9 x में कौन हो गया? 7 हो गया। यानी कि ये भी सफिशिएंट हो गई। तो ए भी सफिशिएंट और डी भी सफिशिएंट। क्लियर? तो ये सब हरकतें आपके साथ कराई जा सकती हैं, बढ़िया बढ़िया सेट के क्वेश्चन बनते हैं, देखोगे इनको तो मजा आएगा। ठीक, चलो गाइस, मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। ठीक है, एक और डेटा सफिशिएंसी देख लो, इसमें मैंने सब कुछ इन्वॉल्व कर दिया, तो वेरी गुड लेवल क्वेश्चन। मीन भी है, रेंज भी है, मीडियन भी है, मॉड भी है। ट्राई कर लो, बढ़िया एक लास्ट खुद से। कह रहा है कि सेट है x 10 10 -5 0 हैज अ रेंज ऑफ 20, मीन ऑफ ए, मीडियन ऑफ बी एंड मॉड ऑफ सी, फाइंड a - b by c। ठीक है, वापस से x नहीं दिया, पर रेंज दे दी। रेंज क्या दे दी? 20। अभी इस सेट की रेंज क्या चल रही है? इस सेट की रेंज चल रही है 10 -5 यानी कि 15, मैक्सिमम माइनस मिनिमम हमारा 15। अभी सेट की रेंज चल रही है 15, पर आप बोल रहे हो 20, यानी पक्का सेट की रेंज में x गेम तो खेलता है। अगर x सेट की रेंज में गेम नहीं खेल रहा, अगर x मैक्सिमम या मिनिमम नहीं है, बीच में कहीं फंसा हुआ है, तो फिर तो रेंज 15 होती, 20 कैसे हो रही है? यही हिंट होता है गाइस। अगर सेट की रेंज जो दे रखी है वो नहीं आ रही है, तो मतलब जो वेरिएबल है सेट में वो गेम खेलेगी ही खेलेगी। अब x कैसे गेम खेल सकता है? x के पास दो पॉसिबिलिटी, या तो सबसे बड़ा बन जाए, सबसे छोटा बन जाए। तो केस बना लेते हैं, मान लेते हैं x जो है वो मैक्सिमम होता। ठीक, तो रेंज क्या आती है? मैक्सिमम वो तो x है, माइनस मिनिमम, मिनिमम कितना है बेटा? -5। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम कितना है? रेंज विच इज 20। तो फिर आपका x + y हो गया 20, और x की वैल्यू होती 15। बहुत बढ़िया।
अब अगर x 15 आ ही गया है तो आपका सेट क्या हो गया? आपका सेट हो गया इस केस के हिसाब से 15, 10, 10, -5, 0। निकाल लो बेटा सारी बातें एक बार, स्टेटमेंट्स में तो बाद में चलेंगे। मीन कितना है? a, तो a निकालते हैं बेटा, कितना हो गया? a हो गया मीन। सबका सम करो, 10, 20, 35, 35 माइनस 5, 30, 30 डिवाइड बाय 5, मीन आ गया 6। आराम से निकालो फॉर्मूला लगा के। मीडियन बता रहा है b, तो b मीडियन कितना हुआ? तो मीडियन हो गया, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, डिसेंडिंग में, चलो डिसेंडिंग में लगाओ, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, 10 हो गया मीडियन। मॉड कितना हो गया बेटा? मॉड हो गया c, सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? 10 आ रहा है, c हो गया 10 हो गया। तो अगर आपका x मैक्सिमम हुआ तो ये कहानी रही होगी, x a b c सबकी वैल्यू है तो a माइनस बी बाय सी भी आ ही जाएगा। हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है, बस हमें चेक करना है कि हम श्योर हो पा रहे हैं क्या। अब दूसरा केस भी हो सकता था। कौन सा केस हो सकता था? कि x आपका मिनिमम हो जाता। अब अगर x मिनिमम हो जाता तो रेंज क्या होती? अब अगर x मिनिमम है तो मैक्सिमम कौन है? मैक्सिमम है 10, और मिनिमम कौन है? x मान रखा आपने, और रेंज है 20। तो अगर आपका ये केस बनता तो x की वैल्यू कितनी आती? ये इधर जाता, ये इधर जाता, x आता फिर -10, और x -10 आता। तो अब सब आपका सेट क्या बन गया भाई साहब? आपका सेट बन गया, x की वैल्यू आ गई है सर -10, बाकी दो 10 है, एक -5 है, एक 0 है। मीन है a का, तो a कितना हुआ है बेटा? मीन, इसका मीन निकालो। -10 से 10 कटा, सब में 10 - 5, 5, 5 डिवाइड बाय 5, मीन आ गया 1। मीडियन कितना आया? इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो बेटा, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं तो कितना हो गया? 0। ठीक है, यहाँ हो गया -10, -5, 0, 10, 10। सेंट्रल टर्म क्या हो गई? सेंट्रल टर्म हो गई 0। आराम से निकालो जो डेफिनेशन आपने सीख रखी है। मॉड कितना है? सी, सी कितना हो गया? सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है बेटा? 10 ही आ रहा है, तो ये हो जाती सारी कहानी। फिर निकालना होता है माइनस बी बाय सी, तो निकल जाता 1 - 0/10। पर अभी फंसे हुए हैं, अभी तक स्टेटमेंट्स का यूज नहीं किया। अभी तक हमने देखा दो केस बन रहे हैं, या तो एक्स ए बी सी ऐसे हैं या फिर एक्स ए बी सी ऐसे हैं। डिपेंड करता है कि एक्स मैक्सिमम है या मिनिमम। जब ये बता दोगे तो काम हो जाएगा, नहीं तो नहीं कर सकते। सही बात है। तो भाई वही कहानी है कि जैसे मैंने आपको डेटा सफिशिएंसी को अप्रोच करना सिखाया, वैसे करोगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो इसमें हाईली लाइकली यू विल मेक अ मिस्टेक। द ओनली केस है कि पहले सिर्फ और सिर्फ इसको रिजॉल्व करो, उसके बाद स्टेटमेंट्स पे जाओ, सिर्फ और सिर्फ ये डेटा उठाने के लिए कि क्या क्लियरिटी आ रही है कौन सा केस था। डेटा सफिशिएंसी का मतलब है केसेस बनने वाले हैं, और आपको ये देखना है कि कौन से केसेस ट्रू हैं या कौन से केसेस में से हम फाइनल केस पे पहुंच पा रहे हैं यूजिंग द डेटा। अब देखो, पहली स्टेटमेंट बोली एक्स इंटू ए इज पॉजिटिव, इस केस में आ रहा है एक्स इंटू ए पॉजिटिव। क्या इस केस में भी पॉजिटिव आ रहा है एक्स इंटू ए? नहीं, एक्स इंटू ए नेगेटिव आ रहा है। यानी स्टेटमेंट वन ने पक्का बता दिया केस ये वाला था, और अगर केस ये वाला था, गारंटी हो गई है कि ये वाला केस था, तो बात खत्म हो गई, सबकी वैल्यू है सफिशिएंट हो जाएगा, तो ये काम बन गया। समझ में बात की नहीं? अगर मान लेते हैं यही केस की जगह क्वेश्चन बोल देता कुछ ऐसा, आपको लेटर से क्वेश्चन कहता ए इज पॉजिटिव, मान लेते हैं एक्स नहीं होता, अब ये सफिशिएंट नहीं हो पाती, क्योंकि ये पॉजिटिव तो यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, फिर ये सफिशिएंट नहीं हो पाती, क्लियरिटी नहीं आ रही कौन सा केस है। पर जैसे ही आपने एक्स इंटू ए पॉजिटिव बोला, काफी क्लियरिटी आ गई कि भाई यही वाला केस रहा होगा, यानी कि डेटा सफिशिएंट हो गया अचानक से स्टेटमेंट वन में। अब ऐसे ही अगर आप बात करोगे एबीसी नॉट इक्वल टू जीरो, क्या बताओ दोनों जगह पे है कि एबीसी नॉट इक्वल टू जीरो? चेक करते हैं। यहाँ पर एबीसी जीरो के बराबर तो नहीं है, 6 इंटू 10 इंटू 10 है ही नहीं जीरो। जीरो बराबर होने के लिए किसी ना किसी को जीरो होना पड़ता है। यहाँ देखो एबीसी मल्टीप्लाई करो, हाँ जीरो आ रहा है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट कह रही है कि भैया ये केस दोबारा नहीं हो सकता होगी। ये कह रहा है एबीसी जीरो के बराबर है नहीं, यहाँ पे तो एबीसी जीरो आ रहा है, यानी ये केस तो फिर नहीं है। यानी केस कौन सा है? ये वाला सेकंड स्टेटमेंट नहीं बता दिया। तो दोनों स्टेटमेंट आपको क्लियरली बता दे रही है कि एक्स मैक्सिमम वाला ही केस था, क्योंकि अगर एक्स को मिनिमम माना तो एक्स इंटू ए नेगेटिव आ जाएगा, और अगर एक्स को मिनिमम माना तो एबीसी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। यानी दोनों स्टेटमेंट ने इंडिविजुअली बता दिया कि इट वॉज डेफिनेटली अबाउट केस वन। तो इस तरीके से आपने डेटा सफिशिएंसी को अप्रोच करना है, एंड डेफिनेटली यू विल बी एबल टू एस इट। तो आई होप आपको ये पूरी कहानी समझ में आई होगी। नहीं आई होगी कोई भी क्वेश्चन में तो फटाफट पीछे जाओ, दोबारा से देखो, एंड आई होप कि जिन्होंने पूरा वीडियो देखा है डेफिनेटली यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट, और जिन्होंने बेसिक, जिनको मीन मीडियन के कॉन्सेप्ट आते थे, डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आए हैं, तो आई होप यू मस्ट हैव गॉट एन आइडिया कि किस तरीके से जीमैट में स्टैटिस्टिक्स से बेसिक चीज पे कैसे क्वेश्चन बनाए चले जाते हैं। समरी की बात करूं तो गाइज अभी हमने चार चीजें इसमें से उठा ली हैं, दैट इज मीन, मीडियन, मॉड एंड रेंज। दो चीजें मैंने एडवांस क्लासेस के लिए छोड़ी हैं, फाउंडेशन में कवर नहीं करी हैं। एक है स्टैंडर्ड डेविएशन, और एक आपका मीन का बेल कर्व, जिसको हम एडवांस क्लास में पढ़ेंगे। राइट नाउ इट इज नॉट द राइट प्लेस, अभी थोड़ा इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक। चलिए गाइस, तो आई गेस दैट इज इट फॉर द डे,
एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और कौन कौन से सेशंस आपको जीमैट में चाहिए रिलेटेड टू कॉलेज, स्ट्रैटेजिक गाइडेंस, मे बी सम क्वेश्चंस, विच सेक्शन, डेटा इनसाइट, क्वांट, वर्बल, आप बताओ, टॉपिक तक बताओ एंड वील ब्रिंग दैट। बट जस्ट डू लेट अस नो एंड कीप enjoying, have fun, enjoy your learning. Take care. Bye bye. Rahul Batla sir today signing off.